नमस्कार, वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। शिक्षकों की विविध मांगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी शैक्षणिक आघाड़ी का राज्यव्यापी प्रदर्शन। संविधान चौक पर किया गया प्रदर्शन। शहर में प्रतिबंध लगने की बेचैनी के बाद व्यापारियों ने ली पत्र परिषद, की राज्य सरकार से व्यापार खुला रखने की मांग। और बुधवार को महानगर पालिका ने की 185 पीओपी की मूर्तियां जब्त, 2,02,000 रुपयों की दंडात्मक कार्रवाई। और अब खबरें विस्तार से। नागपुर के संविधान चौक पर शिक्षकों की विविध मांगों के चलते बुधवार को भाजपा शिक्षक आघाड़ी द्वारा राज्यव्यापी प्रदर्शन किया गया। इस दौरान राज्य सरकार द्वारा शिक्षकों पर किए जाने वाले अत्याचार के खिलाफ भाजपा शिक्षक आघाड़ी द्वारा जोरदार नारेबाजी की गई। प्रश्न हा सीबीएसई शाळेच्या सर्व कर्मचाऱ्यांवर दबाव या माझा आवाज जर सगळीकडे पोहोचत असेल तर सर्व स्टेट बोर्ड शाळेच्या शिक्षकांनी एकत्र येणं फार गरजेचं आहे। त्यातच आपला आवाज शिक्षण मंत्र्यांना पत्र पाठवणं, एचआरडी मिनिस्टरलाही पत्र पाठवणं झालाच पाहिजे। 1 तारखेला पगार झालाच पाहिजे। पीएफचे पैसे मिळालेच पाहिजे। मी शिक्षक आमदार असल्यामुळे आंदोलनाला, शिक्षकाच्या अन्याय, अत्याचार आणि मागण्यांच्या संदर्भात सुरू असलेल्या आंदोलनाला मी शिक्षक आमदार या नात्याने पाठिंबा घोषित करतो। जुनी पेन्शन योजना हा अत्यंत ज्वलंत प्रश्न आहे। शिक्षकांची, कर्मचाऱ्यांची पेन्शन बंद केली, पण आमदारांनी, मंत्र्यांनी, खासदारांनी स्वतःची पेन्शन सुरू ठेवली। याचा मी कडाडून विरोध जुलै 2011 पासून करतो आहे आणि मी घोषित केलं की जोपर्यंत राज्यातल्या शिक्षक कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन मिळणार नाही तोपर्यंत आमदारांना मिळणारी पेन्शन मी स्वीकारणार नाही आणि मी माझ्या शब्दावर कायम आहे। परंतु महाराष्ट्रातला माझ्याशिवाय एकही आमदार पुढे आला नाही की ज्यांनी आमदारला मिळणारी पेन्शन सोडली। घोषित अघोषित शाळा, विना अनुदानावर तत्वावर चालणाऱ्या 18 ते 20 वर्षापासून शाळा, शिक्षक हा माणूस घडवतो आणि 18 ते 20 वर्षापासून उपाशी काम करतो, त्यांना अनुदान दिलं गेलं पाहिजे। काही शाळांना अनुदान दिलं 20%, पुढचे टप्पे घोषितच झाले नाही। त्यामुळे 2016 पासून, सप्टेंबर 2016 पासून 20%वर काम करणाऱ्या शाळा आणि शाळेतील शिक्षक आहेत त्यांना प्रचलित नियमानुसार 100% अनुदान दिलं गेलं पाहिजे। ज्या शाळा अनुदानास पात्र घोषित झाल्या नाही, नैसर्गिक वाढीच्या तुकड्या अनुदानास घोषित केल्या नाही, त्यांना अनुदानास घोषित करून 100% अनुदान दिलं पाहिजे, ही माझी मागणी आहे। वरिष्ठ आणि निवड वेतन श्रेणी 5 सप्टेंबर 2007 पर्यंत 12 वर्षानंतर आणि 24 वर्षानंतर सरसकट दिली जात होती। फक्त प्रशिक्षण करण्याची हमी द्यावी लागत होती। 5 सप्टेंबर 2007च्या परिपत्रकानुसार प्रशिक्षण झाल्याशिवाय दिलं जात नाही आणि सरकार प्रशिक्षण घेत नाही, हा अन्याय आहे। 1 तारखेला वेतन दिलं गेलंच पाहिजे असा GR एप्रिल 2015 काढला, पण 1 तारखेला वेतन दिलंच जात नाही। त्या GRमध्ये लिहिलं आहे की वेतनात जर विलंब झाला तर विलंबात जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई केली पाहिजे। या राज्यात एकाही महिन्यात 1 तारखेला पगार झाला नाही आणि एकाही अधिकाऱ्यावर शिस्तभंगाची कारवाई झाली नाही, म्हणजे दिखावा करणं। परंतु शिक्षक कर्मचाऱ्यांना छळणं, आता तर एक असा विचित्र प्रकार सरकारने केला या महाविकास आघाडी सरकारने की आम्ही रिटायर्ड झाल्यावर आमच्या GPFचे पैसे आम्हाला मिळत नाही। आम्ही आजारी पडलो तर आजारपणाचा उपचार करण्यासाठी आम्ही GPF खात्यातून पैसे काढू शकत नाही, कारण GPFची लिंक बंद करून ठेवली आहे। अशा याच्यात आम्ही मरावं की जगावं असा प्रश्न निर्माण झाला आहे आणि म्हणून या सरकारचा मी तीव्र निषेध करतो आणि आमच्या मागण्या तात्काळ मंजूर कराव्या, अन्यथा आंदोलन तीव्र करण्यात येईल
अशी आज हम सब यहाँ भारतीय जनता पार्टी शिक्षक आघाड़ी की तरफ से इकट्ठा हुए हैं। इतने बारिश में इतनी बड़ी संख्या में शिक्षक हैं। सब लोगों को ऐसा लग रहा था कि इतनी बारिश हो रही है, कैसा होगा, लेकिन उसके बावजूद हम सब यहाँ इकट्ठा हैं क्योंकि हम सब जानते हैं शिक्षकों पर जिस तरीके का अन्याय सरकार कर रही है, इस सरकार के विरोध में अब रास्ते में उतरना ही पड़ेगा। बहुत सारे विषय हैं। पुरानी पेंशन योजना है जो आज तक लागू नहीं हुई है। 1 तारीख को टीचरों का पगार, शासन का खुद का जीआर है कि यदि 1 तारीख को पगार नहीं हुआ तो उनके ऊपर एफआईआर दायर करो। अब किस पर एफआईआर दायर करें? हम वहाँ के अधिकारियों पर करें कि गवर्नमेंट पर करें? गवर्नमेंट पर ही एफआईआर करना चाहिए, ऐसा अब लग रहा है। इतने सारे दिन हो गए, हम लगातार निवेदन देते जा रहे हैं। टीचरों का प्रशिक्षण नहीं हुआ है। जब तक प्रशिक्षण नहीं हुआ उनका प्रमोशन नहीं हुआ, प्रमोशन नहीं हुआ उनका आर्थिक नुकसान है। तो यदि प्रमोशन नहीं हो रहा है, प्रशिक्षण नहीं हो रहा है, तो इसके लिए गवर्नमेंट पूरी तरह से जिम्मेदार है। दुनिया आज ऑनलाइन चल रही है, आप ऑनलाइन प्रशिक्षण क्यों नहीं दे रहे? हमारे यहाँ बहुत सीधा सीधा कहना है, ऑनलाइन प्रशिक्षण दीजिए। जिस तारीख को शिक्षक पात्र है, अब प्रशिक्षण कभी भी दो ना। 12 साल के बाद वो प्रमोशन के लिए पात्र है। यदि 12वें साल में आपने प्रशिक्षण नहीं दिया तो आप जिम्मेदार है, टीचर जिम्मेदार नहीं है। टीचर अपना प्रशिक्षण खुद कैसे करेगा? और इसलिए भले ही प्रशिक्षण देर से हो, लेकिन जिस तारीख को वो पात्र हुआ उस तारीख से वो लागू होना चाहिए, ये हमारी हम मांगते हैं। बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जिन्होंने पीएफ के लिए लोन अप्लाई किया। मेरा पैसा मुझे ही वापस चाहिए है, मेरे काम के लिए चाहिए, मेरी बेटी की शादी है, मेरे बच्चे की पढ़ाई है, या मुझे मकान बनाना, कुछ भी करना है, मेरे ही पैसे के लिए यदि मैं पीएफ से लोन अप्लाई करती हूँ तो मेरे को पैसे लोन नहीं मिल रहा है। इतनी दलिद्र सरकार। बहुत सारे टीचर कोरोना में ऐसा हुआ कि बीमार पड़े, कुछ लोग उनकी डेथ भी हो गई, उनके मेडिकल रिएम्बर्स के बिल अभी तक पड़े हैं। तो इतनी निकम्मी सरकार, इतनी संवेदनहीन सरकार, ये सारी बातें हमने सरकार को लिख कर कई बार बताई, लेकिन इतनी संवेदनहीन सरकार हमने देखी नहीं। उसके विरोध में हम सब आज रास्ते पर हैं। नागपुर में प्रशासन द्वारा प्रतिबंध के संकेत के बाद व्यापारियों में बेचैनी सी बढ़ गई है, जहां अब इसका खुलकर विरोध भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स यानी एनवीसीसी द्वारा बुधवार को एक पत्र परिषद लेकर व्यापारी संगठन द्वारा प्रतिबंध के विषय पर अपनी राय रखी गई। ये जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, इसका मुख्य जो उद्देश्य है कि परसों 2 दिन पहले 5 तारीख को 6 तारीख को हमारे माननीय पालक मंत्री जी ने ऐसे कुछ संकेत दिए हैं उच्च स्तरीय बैठक लेके कि आने वाले 2 से 3 दिन में वापस से नागपुर में कड़क निर्बंध लगाए जाएंगे। उस विषय में ये चर्चा आज की रखी गई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। ऐसा ही आज अगर आप थोड़े दिन पहले देखेंगे तो फरवरी माह में नागपुर शहर प्रोएक्टिव होके हमने सैटरडे संडे के लॉकडाउन चालू करे थे। उसके बाद ये चलते रहा मार्च तक। फिर मार्च में हमने 13 मार्च से लेके 21 मार्च तक का हमने, जबकि पूरा नागपुर चालू था, पूरा महाराष्ट्र चालू था, लेकिन नागपुर में हमने कड़क निर्बंध लगा के पूरी दुकानों को हफ्ता 10 दिन के लिए बंद रखा। और फिर 4 अप्रैल से संपूर्ण महाराष्ट्र लॉकडाउन में चले गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि नागपुर शहर तकरीबन 1.5 महीने पहले से लॉकडाउन में चला गया। सरकार, माननीय पालक मंत्री जी ने कहा है कि 3rd वेव का आगमन हो गया है। वो एक जवाबदार व्यक्ति है, एक जवाबदार पद पे बैठे हैं, मैं मानता हूँ उन्होंने कहा तो हो गया होगा, लेकिन इसके लिए ऑथेंटिक गवर्नमेंट की एजेंसीज है जो डिक्लेयर करती है कि 3rd वेव आ गई है या 2nd वेव आ गई है। व्यापार की हालत आप सबसे किसी से छुपी नहीं है, कहीं ना कहीं आप लोग भी सब हमारे व्यापारियों से किसी भी तरीके से कनेक्टेड है। आप लोग व्यापार 2 लॉकडाउन के समय जो हुआ है उसमें व्यापार पूर्ण तरीके से चरमरा गया है और ख़त्म होते जा रहा है। रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज़ के ये हालत है कि कई रेस्टोरेंट आज चालू होने के बाद भी खुल नहीं पा रहे हैं और संपूर्ण तरीके से वो मृत हो चुके हैं। सेम जो मॉल में दुकानें हैं उनकी हालत ये है, जो गवर्नमेंट ने कंपलसरी डबल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लगा दिया स्टाफ और आने वाले विजिटर्स के लिए, तो उन्होंने भी अपनी दुकानें वापस से बंद करके रख दिया है। पालक मंत्री जी ने जो परसों स्टेटमेंट दिया वो ऐसा दिया कि आने वाले समय में 3 से 4 दिन में नागपुर में निर्बंध लगेंगे, जो कि दुकानों के लिए 4 बजे तक और रेस्टोरेंट के लिए 8 बजे तक होंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, ये फॉर्मूला जो हमने पिछले 1.5 महीने पहले तक भी लागू करके रखा था, उसमें हमारे द्वारा, हमारे दुकानदार भाइयों द्वारा महसूस किया गया है कि जो ये 4 बजे तक का टाइम रहता है, इसमें 1 से लेकर 4 बजे तक इतनी भीड़ हो जाती है
कि कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, जबकि हमारा ऐसा मानना है कि अगर जो टाइम बढ़ता है तो उसमें कस्टमर स्प्रेड हो जाता है और एक दुकानों में भीड़ नहीं हो पाती है। हमारा ऐसा भी कहना है कि गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा लेना चाहिए कि जो मेरा व्यापारी भाई अगर शाम को 8 बजे तक दुकान बंद करता है तो गवर्नमेंट ने उसको बोलना चाहिए कि नहीं, तुमको 10 बजे तक चालू रखना है ताकि तुम्हारा कस्टमर आराम से आए और अपनी खरीदी करके जाए। अगर गवर्नमेंट किसी भी प्रकार से 4 बजे का टाइम करते हैं और 5 बजे से जो संचार बंदी जिसको हम कर्फ्यू बोलते हैं वो लगाते हैं, लेकिन वो कर्फ्यू ऐसा होना चाहिए कि फिर आदमी अपने घर के बाहर ना निकले, जो हमने फर्स्ट वेव में देखा था। सेकेंड वेव में संचार बंदी सिर्फ कागजों पे थी, बाकी सब लोग आ रहे जा रहे थे, सिर्फ मेरे दुकानदार भाई बंद थे, बाकी सब पूरी नागपुर की जनता आ रही जा रही, एक दूसरे से मिल रही जुल रही, एक दूसरे के घर पे जा रही है, सब हो रहा था, जिसमें कंटामिनेशन बढ़ने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। नागपुर महानगर पालिका का रुख पर्यावरण के प्रति काफी सख्त होते जा रहा है, जहां बुधवार को पीओपी की मूर्तियों पर कार्रवाई करते हुए 185 मूर्तियां जब्त की गई, जबकि 2,02,000 रुपयों का दंड भी वसूला गया। नागपुर महानगर पालिका द्वारा इन दिनों पीओपी की मूर्तियों के खिलाफ एक अभियान चलाकर जन जागृति की जा रही है। बावजूद इसके नागपुर में आए दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसके चलते बड़ी संख्या में दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। बुधवार को नागपुर महानगर पालिका द्वारा कार्रवाई करते हुए 185 पीओपी की मूर्तियों को जब्त किया गया, जबकि 2,02,000 रुपयों का दंड भी वसूला गया। शहर में लक्ष्मीनगर जोन, धर्मपेट जोन, हनुमान नगर, धंतोली, नेहरू नगर, गांधीबाग, सतरंजीपुरा, लकड़गंज, आशीनगर और मंगलवारी जोन के 250 दुकानों में तलाशी करते हुए 185 मूर्तियों को जब्त किया गया। नागरिकों से वीकेबी न्यूज़ की भी अपील है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए वो इस बार मिट्टी के गणेश की मूर्तियों की स्थापना घर में करें। नमस्कार, समस्त नगरवासियों को सप्रेम वंदे। गणेशोत्सव हमारे दरवाजे पर खड़ा है और 1 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद गणराया हमारे घर पधार रहे हैं। नागपुर महानगर पालिका ने 2012-13 में एक इनिशिएटिव लिया था कि गणेशोत्सव जो है पर्यावरण पूरक होना चाहिए। 2013 में महानगर पालिका ने एक कानून बनाया था और वह कानून को अब केंद्र सरकार ने स्वीकृत कर लिया और अपने कानून में महानगर पालिका का भी उल्लेख किया है। संपूर्ण देश में पीओपी की गणेश मूर्ति पर प्रतिबंध लगाया गया है। पीओपी की जो मूर्ति है ये पानी में घुलती नहीं है, इससे भगवान की विडंबना भी होती है, अपमान होता है और कहीं ना कहीं हमारी भावनाएं भी आहत होती है और जल स्तोत्रों पर भी उसका विपरीत असर पड़ता है, जिससे जलचरों को और पानी के उन स्तोत्रों को जो तालाब में पुनः भरण का काम करते हैं बहुत बड़े प्रमाण में वे उसे प्रभावित भी करती है। महानगर पालिका के जिस कदम को हमने शुरुआत की थी उसे केंद्र ने आज राष्ट्र में कानून के रूप में परावर्तित कर दिया है। आपसे निवेदन है कि इस वर्ष आप गणेशोत्सव पर्यावरण पूर्वक बनाएं, अपने घर में मिट्टी की मूर्ति की ही स्थापना करें। हम घर में जो मूर्ति बैठा ले वे 2 फुट से ऊंची ना हो और हम जो सार्वजनिक मैदान पर बैठा ले, सार्वजनिक स्थलों पर बैठा ले, सार्वजनिक मंडलों के माध्यम से बैठा ले, वो 4 फीट से ऊंची नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ ये मूर्तियाँ मिट्टी की ही होनी चाहिए। हम जो सजावट करें इस सजावट में भी हम थर्माकोल का और प्लास्टिक का वापर बिल्कुल ना करें, कारण यह भी पर्यावरण पूरक नहीं है और कानून के दृष्टि से दोनों के दोनों अपराध है। इस धरती के पर्यावरण को हमने बचाया तो हमारा जीवन सुरक्षित भी रहेगा और संरक्षित भी रहेगा। इसलिए पर्यावरण की रक्षा के दृष्टि से आप सभी लोग काम करें। हम गणेश जी को रोज़ निर्माल्य चढ़ाते हैं, ये निर्माल्य जल स्तोत्र में न फेंकें, हमारे घर में जमा रखें। महानगर पालिका के माध्यम से दोपहर के समय में आपके मोहल्ले से महानगर पालिका की गाड़ी घूमेगी और इन निर्माल्यों को एकत्रित करके उसे खाद में परावर्तित करने का काम करेगी। अर्थात देवताओं को अर्पित किया हुआ जो निर्माल्य है ये पैरों में ना पड़े, कचरे में ना पड़े और खाद के रूप में इस्तेमाल होकर के फिर से बगीचे में मट्टी में मिल करके फिर से नई प्रकृति का सृजन कर सके, इस प्रकार का नियोजन महानगर पालिका ने किया है। आप कोशिश करें कि घर में छोटी मूर्ति है तो उसका विसर्जन भी घर में कर ले। एक प्लास्टिक के टब में या प्लास्टिक के बाल्टी में हम छोटी मूर्ति का विसर्जन करें तो वही मिट्टी हमारे घर में गमले के काम आ सकती है, पौधों के काम आ सकती है और जो गणराया हम घर से बाहर भेज देते हैं वो कहीं ना कहीं उस मिट्टी के रूप में हमारे वर्ष भर अपना आशीर्वाद देने के लिए हमारे घर में उपलब्ध रहेंगे।
तो क्यों ना हम कोशिश करें एक बार सक्षमता से कि इस वर्ष का गणेशोत्सव जो होगा वो 100% पर्यावरण पूरक गणेशोत्सव होगा। प्रकृति के साथ सौहार्द निर्माण करने वाला गणपति होगा। मिट्टी की 100% मूर्ति बैठेगी और मिट्टी की मूर्ति के साथ साथ हमारा जो वहाँ पर डेकोरेशन होगी, सजावट होगी, वो सारी की सारी हम पर्यावरण पूरक वस्तुओं से ही करेंगे। इस दृष्टि का हम संकल्प लें। यह गणेशोत्सव आपकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण करे, आपके हर इच्छाओं की पूर्ति करे, विघ्नहर्ता आपके सारे विघ्नों का निवारण करे और सुखकर्ता आपके जीवन में हमेशा सुखों की परंपरा परिपाटी को निर्बाधित रूप से जारी रखे। यही मैं गणराया के चरणों में कदम रखकर स्तुति करना चाहता हूँ। साथ ही साथ में मैं फिर से आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि महानगर पालिका पीयूपी के मूर्ति पर कार्रवाई कर रहे हैं। आपके पड़ोस में भी अगर कोई पीयूपी की मूर्ति बेचते हुए दिखता है तो नागपुर महानगर पालिका के सूचना केंद्र पर आप सूचित करें। महानगर पालिका तुरंत उस पर कार्रवाई करेगी और महानगर पालिका के इस पर्यावरण पूरक गणपति उत्सव के निमित्त आयोजित सभी कार्यक्रमों में आप सहभाग लीजिए, गणेशोत्सव का अच्छा आनंद लें। और हाँ, सार्वजनिक गणेशोत्सव वालों से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अरे भाई, ये आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ है और नागपुर के अनेक लोगों ने अपना बलिदान दिया है देश की आज़ादी के लिए। हम उनको याद करें गणेशोत्सव मंडल में। हमारे पड़ोस का जो भी शहीद हुआ है उसके बारे में जानकारी गणेश मंडल के पास लगाए और यह जानकारी हम अपने मोहल्ले के सारे बच्चों को भी दें कि वर्तमान पीढ़ी को पता चले कि हमारे मोहल्ले का कौन सा व्यक्ति ऐसा है जिसके बलिदान से देश को आज़ादी मिली। यह आवश्यक है। इतिहास जिंदा रहेगा ना तो हम जिंदा रहेंगे और नागपुर का जो स्वर्णिम इतिहास है वो लोगों तक पहुंचना चाहिए। एक बात और, पर्यावरण पूरक गणपति के साथ साथ कोरोना होने के कारण और मूर्ति का साइज छोटा होने के कारण और सार्वजनिक स्थान पर एकत्रीकरण कम होने के कारण बहुत बड़ा खर्चा हम लोगों का बच गया है। क्या इस खर्चे का नियोजन हम अच्छे काम में कर सकते हैं? राज्य सरकार और केंद्र की सरकार की जो योजनाएं हैं, इन योजनाओं में तो जिनकी कोरोना से मृत्यु हुई है उनके परिवार को राहत देने का प्रकल्प है, लेकिन राहत जब यह बच्चे 18 साल के हो जाएंगे उस समय उन्हें राशि के रूप में प्राप्त होगी। तो बच्चा 18 साल का होगा, उसको राशि मिलेगी, यह तो ठीक है, लेकिन वर्तमान में उसकी शिक्षा के लिए पैसों की ज़रूरत है ना, उसके परिवार के संचालन के लिए पैसों की ज़रूरत है ना। तो नागपुर शहर में कल हमने एक मीटिंग ली, उसमें से जानकारी मिली कि 806 गणेशोत्सव मंडल ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। क्या ये 806 गणेशोत्सव मंडल की एक अपेक्स बॉडी मिल करके कुछ ऐसा पैसा एकत्रित कर सकती है कि जिससे इन लोगों को हम लोग आर्थिक मदद दे सके और इनके पढ़ाई की व्यवस्था का संचालन कर सके? अगर कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। याद रखें, पहले पेंडेमिक में 378 सामाजिक संगठनाओं ने मिलकर 22 लाख लोगों के लिए भोजन दिया है। अगर 378 संगठनाएं मिलकर 22 लाख लोगों को भोजन दे सकती हैं तो अभी 806 गणेशोत्सव मंडल मिल करके जिन परिवारों में किसी प्रकार का आश्रय नहीं है ऐसे बच्चों के पढ़ने का नियोजन कर सकती है। अगर आप ऐसा करेंगे ना तो यकीन मानिए कि गणेश जी बुद्धि के भी देवता है, आपको दुगना आशीर्वाद प्राप्त होगा और आप यह करेंगे, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा रखता हूँ। पुनश्च आप सभी को गणेशोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। नागपुर में सोमवार को पालक मंत्री नितिन राउत द्वारा दिए गए प्रतिबंध के बाद एक तरफ व्यापारी नाराज नजर आ रहे हैं, जिसके कारण उनमें बेचैनी सी छा गई है। वहीं इस विषय पर आखिर आम जनता की क्या राय है, उसे जानने की कोशिश की है वीकेबी न्यूज ने। लॉकडाउन लगना चाहिए क्योंकि आने वाली परिस्थिति काफ़ी गंभीर हो रही है दिन प्रतिदिन, इसलिए लॉकडाउन लगना बहुत ज़रूरी है। पेशेंट भी नागपुर के काफ़ी मात्रा में बढ़ रहे हैं और लोग उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। मुझे भी लगता है कि लॉकडाउन लगना चाहिए, ना कोई तो पार्शियली लॉकडाउन तो लगना ही चाहिए, क्योंकि पिछले 1 महीने में लोगों का रवैया जो मार्केट में अपन देख रहे हैं और उसका जो खामियाना है वो हमको फ्यूचर में भुगतना पड़ेगा। इसलिए देर आए दुरुस्त आए, अभी भी हमने थोड़ा समय की पाबंदी लगाना चाहिए। लोग जो हज़ारों की संख्या में मार्केट में आ रहे हैं उन्होंने प्रिकॉशंस लेना चाहिए। अगर ऐसा लगता है कि लॉकडाउन की आवश्यकता है, क्योंकि आपने अगर देखा पहली दूसरी लहर में जिस प्रकार से प्रिकॉशंस लिए गए थे, इस बार भी वैसा होना चाहिए, क्योंकि तीसरी लहर का आगाज़ जो है अभी अक्टूबर में बताया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हम कुछ कड़े उपाय करते नहीं तब तक लोग मानेंगे नहीं। अगर आप उपाय करना चाहते हो, अगर रेस्ट्रिक्शंस लगाने चाहते हो तो लोग उसका पालन अवश्य करेंगे। ऐसा लॉकडाउन लगना चाहिए, किसी का इच्छा हो नहीं सकती, किसी के मन से कोई बोलेगा नहीं कि लॉकडाउन लगना चाहिए।
क्योंकि कैसा है, लॉकडाउन के कारण कई ऐसी चीज़ें होती है जिससे कई लोगों के परिवार रास्ते पे आ रहे हैं। कई मजदूर है, बिजनेसमैन है, नौकरी वाले हैं, इन लोगों के खाने पीने के भी प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो आर्थिक स्थिति उससे ख़राब होती है, लेकिन परिस्थिति ऐसी है, इन सब चीज़ों से अगर जिंदा ही नहीं रहेंगे तो इन चीज़ों का क्या मतलब। इसलिए अगर हर कोई अपनी जवाबदारी, हर कोई अगर अपनी जिम्मेदारी अपने तरीके से अगर उसका पालन करता है तो ये सब चीज़ों का नौबत ही नहीं आएंगी। वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए, जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगामी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, जहां गोवा में होने वाले चुनाव का प्रभारी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान के नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस को जिम्मा सौंपा हुआ है, जिसकी अधिकृत घोषणा बुधवार को भारतीय जनता पार्टी द्वारा की गई। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब समेत 5 राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी इन चुनाव को लेकर काफी गंभीर है। उसने 5 राज्यों पर कब्जा करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसे लेकर 5 राज्यों के प्रभारियों के नामों का ऐलान कर दिया है, जिसे गोवा राज्य के लिए देवेंद्र फडणवीस को प्रभारी बनाया गया है। ज्ञात हो कि गत वर्ष बिहार विधानसभा चुनाव में भी देवेंद्र फडणवीस को प्रभारी नियुक्त किया गया था, जहां की सफलता को देखते हुए उन्हें फिर अब भाजपा ने गोवा राज्य की बड़ी जिम्मेदारी दी है, जिसकी घोषणा भारतीय जनता पार्टी द्वारा बुधवार को की गई। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने गोवा चुनाव के प्रभारी के रूप में मुझे जिम्मेवारी दी। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बार गोवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम चुनकर लाएंगे। गोवा के हमारे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी ने और उनके पूरे मंत्रिमंडल ने बहुत अच्छा कार्य पिछले 5 वर्षों में किया है और उस कार्य के आधार पर ही हम वापस चुनकर आएंगे। ये बात जरूर है कि गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री आदरणीय मनोहर भाई पर्रिकर, इनकी कमी हमें खलेगी, लेकिन जो रास्ता उन्होंने दिखाया है और जिस प्रकार का संगठन उन्होंने तैयार किया है, उसके आधार पर हम लोग निश्चित रूप से वहाँ पर चुनकर आएंगे। महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही गोवा के साथ खड़ी हुई है और हम लोग चुनाव में जाते रहे। मैं पिछले 4 चुनाव में वहाँ रह चुका हूँ, तो वहाँ की राजनीति की थोड़ी जानकारी मेरे पास भी है और मेरा विश्वास है हमारे जो राष्ट्रीय नेता है, चाहे फिर वो हमारे गृह मंत्री अमित भाई शाह हो, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हो या हमारे आदरणीय नितिन जी गडकरी हो, इन सभी की सहायता लेकर निश्चित रूप से गोवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम पुनर्स्थापित करने का प्रयास करेंगे। विकास का कार्य हमने किया है, मोदी जी का नेतृत्व है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने अच्छा काम किया है, उसके भरोसे हम लोग आगे जाएंगे। बाकी तो आज पहला दिन है, आज ही आप सब पूछ लेंगे तो मैं बाद में आपसे क्या बात करूँगा। मानाडोंगरी स्थित दत्ता मेघे मेडिकल कॉलेज के MBBS प्रथम वर्ष की 10 छात्रा व एक छात्र के पॉजिटिव होने से हड़कंप मच गया। हालांकि किसी भी विद्यार्थी में लक्षण नहीं पाए गए हैं। जिन 2 छात्राओं को बुखार आया था वे ठीक हो चुकी है। इसके बावजूद कॉलेज प्रशासन ने सतर्कता के तौर पर सभी विद्यार्थियों को क्वारंटाइन कर दिया है। वहीं सप्ताह भर के भीतर मिलने वाले पेरेंट्स को भी जांच कराने की सलाह दी गई है। दत्ता मेघे मेडिकल कॉलेज में MBBS प्रथम वर्ष में 150 विद्यार्थी हैं। सभी विद्यार्थियों को वैक्सीन के दोनों डोज दे दिए गए हैं। कुछ दिन पहले 2 लड़कियों को बुखार आया था। कॉलेज प्रशासन की ओर से जांच करने पर पॉजिटिव पाई गई।
इसके बाद अन्य विद्यार्थियों की भी जांच की गई। इसमें 1 छात्र और 10 छात्राओं की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। पॉजिटिव आने वाले किसी भी विद्यार्थी में लक्षण नहीं दिखाई दिए। ऑक्सीजन लेवल भी सामान्य ही है। इसके बाद कॉलेज प्रशासन ने सभी विद्यार्थियों को क्वारंटाइन में रहने की सलाह दी है। बताया गया कि करीब 100 विद्यार्थी हॉस्टल में रहते हैं, जबकि 50 विद्यार्थी सिटी के रहने वाले हैं। इनमें नरेंद्र नगर निवासी एक छात्र भी पॉजिटिव आया है। उनके परिजनों को भी टेस्ट कराने की सलाह दी गई है। फिलहाल MBBS प्रथम वर्ष की पूरी बैच को क्वारंटाइन में रहकर ऑनलाइन क्लासेस करने की सलाह दी गई है। कॉलेज प्रशासन की ओर से बताया कि 90 विद्यार्थियों की RT-PCR टेस्ट की जाएगी। साथ ही सभी तरह की सतर्कता बरती जा रही है। हॉस्टल में रहने वाले विद्यार्थियों को भी किसी से संपर्क नहीं करने को कहा गया है। वही लक्षण दिखाई देने पर तुरंत औषधोपचार की सलाह दी गई है। कॉलेज के डीन डॉक्टर गोडे ने बताया कि सभी विद्यार्थियों को वैक्सीन के दोनों डोज दे दिए गए हैं। फिलहाल स्थिति सामान्य बनी हुई है। इसके बावजूद कॉलेज प्रशासन सभी तरह की सतर्कता बरत रहा है। नागपुर जिले के ग्रामीण व शहरी भागों में कोरोना पॉजिटिव की संख्या अचानक बढ़ने लगी है। इसे तीसरी लहर के आने का संकेत माना जा रहा है। दूसरी लहर में भारी जनहानि को देखते हुए प्रशासन अब तीसरी लहर पर नियंत्रण लगाने के लिए प्रशासन तैयारी में जुट गया है। किसी भी हालात में जिले में तीसरी लहर की रोकथाम के लिए उपाय योजना और कड़े कदम उठाने का निर्णय लिया जा रहा है। तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए आपदा व्यवस्थापन समिति की बैठक में जिलाधिकारी विमला आर ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। बैठक में महानगर पालिका आयुक्त राधाकृष्णन बी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर आदि उपस्थित थे। बैठक में कहा गया कि लॉकडाउन को शिथिल करने से नागरिक कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। उत्सव की तैयारी के लिए बाजारों में भारी भीड़ हो रही है, जिससे संक्रमण बढ़ सकता है। बैठक में महानगर पालिका आयुक्त ने कहा कि गणेशोत्सव को सादगी से मनाने के संदर्भ में सरकार के निर्देश पर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। लॉकडाउन को कड़ा करने से पहले सभी संबंधित वर्गों से चर्चा की जाएगी। जल्द ही व्यापारी संगठनों, होटल संचालकों के साथ बैठक ली जाएगी। जिन नागरिकों को कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज किसी कारण से रह गया, उनसे दूसरा डोज लेने की अपील की गई है। जीवन आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर शेष सभी दुकानों के लिए समय सीमित करने पर विचार किया जा रहा है। सड़क परिवहन द्वारा दूसरे राज्यों से आने वालों की कोरोना जांच करने, दंडात्मक कार्रवाई और तेज करने, ऑटो रिक्शा में भीड़ आदि को नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए गए। नागपुर महानगर पालिका की शिक्षण व्यवस्था पर हमेशा सवाल उठाए जाते हैं, जबकि मनपा के कई स्कूल आज बंद हो चुके हैं और कुछ बंद होने की कगार पर है। ऐसे में मनपा के शिक्षण व्यवस्था को एक उम्मीद की किरण दिखी है, जहां कोविड जैसी परिस्थितियों में मनपा के लाल बहादुर माध्यमिक स्कूल में एडमिशन लेने वाले विद्यार्थी संख्या में 105 विद्यार्थियों का इजाफा हुआ है, जिस पर एक विश्वास जताते हुए नागपुर के महापौर दयाशंकर तिवारी ने मनपा के लाल बहादुर शास्त्री विद्यालय के शिक्षकों से भेंट कर उनका हौसला बढ़ाया। इस दौरान महापौर दयाशंकर तिवारी ने यह भी कहा कि स्कूल के शिक्षकों का नियोजन महत्वपूर्ण रहा। ऐसा अगर आगे भी होता है तो मनपा की शिक्षा व्यवस्था से अन्य विद्यार्थी भी जुड़ते चले जाएंगे। नागपुर महानगर पालिका संचालित लाल बहादुर शास्त्री विद्यालय से का महापौर कार्यालय को एक पत्र मिला। उस पत्र में उन्होंने उल्लेख किया था कि विद्यालय में गत सत्र तक 300 विद्यार्थी थे और इस वर्ष 105 विद्यार्थी बढ़ करके उसकी संख्या 405 हो गई। एकाएक 300 से 405 की संख्या जाना अर्थात विद्यार्थियों में 30% संख्या की वृद्धि करना। कोरोना के कार्यकाल में जिस समय शिक्षण व्यवस्था को लेकर के अनेक प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, ऐसे समय में महानगर पालिका के एक विद्यालय में एक साथ 105 विद्यार्थियों का बढ़ना, पट संख्या में 30% की वृद्धि एक ही सत्र में होना, ये अभिनंदनीय बात थी। इसलिए मैंने उन्हें तुरंत पत्र लिख करके अभिनंदन किया और आज सभी शिक्षकों का अभिनंदन करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। संजय कुंजी के नेतृत्व में इस विद्यालय के सभी शिक्षक इनकी मेहनत के कारण और इनके नियोजन के कारण और विद्यालय का सकारात्मक प्रेजेंटेशन जनता के बीच उपलब्ध होने के कारण और विद्यालय में पढ़ रहे विद्यार्थी ही इस विद्यालय के बारे में अच्छी चर्चा लोगों के बीच में करें, इस वातावरण निर्मित के कारण यह संभव हो सका। महानगर पालिका के बाकी स्कूलों के लिए यह एक प्रेरणादायी क्षण है
कि एक विद्यालय अगर 130% की वृद्धि कर सकता है तो बाकी विद्यालय भी इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। इसी की प्रेरणा यहाँ प्राथमिक विद्यालय ने मिली। मैंने जानकारी ली तो प्राथमिक विद्यालय में भी इस सत्र में एक वर्ष में 35 विद्यार्थी बढ़े हैं, जो भी लक्षणीय वृद्धि है। मैं प्राथमिक के भी समस्त शिक्षकों का इस क्षण पर अभिनंदन करना चाहूँगा। महानगर पालिका के बाकी विद्यालयों ने इनसे प्रेरणा लेकर के इसी दृष्टि से आगे काम करना चाहिए, ऐसी अपेक्षा करूँगा। समस्त लाल बहादुर की टीम का मैं फिर से अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। लकड़गंज परिसर में एक व्यापारी को 10 मिनट के भीतर ही 5 लाख रुपए का फटका लग गया। अज्ञात आरोपियों ने गाड़ी की डिक्की से रुपए उड़ा लिए। लकड़गंज पुलिस ने सूर्यनगर निवासी केतन महेश पटेल की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि केतन टिम्बर व्यवसायी है। लकड़गंज परिसर में ही उनका कारखाना है। व्यावसायिक लेन देन के लिए उन्हें पैसों की ज़रूरत थी। सोमवार की शाम उन्होंने अपने भाई से 5 लाख रुपए लिए। यह रकम बैंक खाते में जमा करवाने जा रहे थे। भूख लगने के कारण रास्ते में बरबटे गार्डन के पास नाश्ता करने के लिए एक होटल में गए। इसी दौरान अज्ञात आरोपियों ने उनकी गाड़ी की डिक्की से 5 लाख रुपए उड़ा लिए। 10 मिनट के भीतर ही केतन नाश्ता करके वापस लौटे। डिक्की खोलने पर रकम गायब थी। उन्होंने घटना की जानकारी पुलिस को दी। लकड़गंज थाने की एपीआई समीक्षा पाटिल अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली तो 2 आरोपी डिक्की खोलकर रकम उड़ाते दिखाई दिए। पुलिस का अनुमान है कि आरोपी पहले से केतन का पीछा कर रहे थे। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करवाने का प्रयास कर रही है। अजनी थाना क्षेत्र में रहने वाली 24 वर्षीय युवती को उत्तर प्रदेश के युवक ने ब्लैकमेल किया। उस पर शादी के लिए दबाव डालता रहा और 3 लाख रुपए की मांग की। मांग पूरी नहीं होने पर उसके फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिए। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर दुर्जनीपुर मिर्जापुर यूपी निवासी रामरक्षा राम नारायण मघेल के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि पीड़ित युवती सितंबर 2019 में काम के सिलसिले में मिर्जापुर गई थी। वहां उसकी बघेल के साथ पहचान हुई। दोनों ने एक दूसरे के नंबर लिए। नागपुर लौटने के बाद भी उनके बीच चैटिंग हुई। इसी दौरान बघेल ने युवती को वीडियो कॉल करने पर मजबूर किया। दोनों के बीच हुई वीडियो कॉलिंग की स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली। बाद में उस पर शादी के लिए दबाव डालने लगा। युवती ने उससे शादी करने से साफ इनकार कर दिया। बघेल ने उसे सारे फोटो और वीडियो फेसबुक पर अपलोड करने की धमकी दी। पीड़िता ने उसे नज़रअंदाज किया तो वीडियो और फोटो अपलोड कर दिए। इसके बाद भी उसकी परेशानी कम नहीं हुई। बघेल ने कहा कि शादी नहीं करने की एवज में 3 लाख रुपए देने होंगे, वरना उसे बदनाम कर देगा। पीड़िता ने तंग आकर मामले की शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने छेड़खानी और आईटी एक्ट सहित विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच आरंभ की है। नागपुर में बुधवार 8 सितंबर को कुल 6 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से 2 शहर के बताए जा रहे हैं, वहीं 2 ग्रामीण के मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। कैसा लिखा है यार वो सर, मजा नहीं जम रहा बराबर। नागपुर में बुधवार 8 सितंबर को कुल 6 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से 2 शहर के बताए जा रहे हैं, वहीं 2 ग्रामीण के मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। राहत भरी बात यह है कि बुधवार को एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। 5 लोग कोरोना से ठीक होकर घर जा चुके हैं, जबकि 3000 मरीजों की कोरोना जांच की गई है। तो प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।